हाय गाइस, दिस इज विक्रम सिंह बेस्ट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो यूज़फुल होगा आपके बीकॉम थर्ड ईयर के बच्चों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, देखो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हम जो पैसे हैं मतलब मनी है उसको मैनेज करते हैं। मैनेज इस तरीके से करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो आउटकम आए वो क्या आए, एक बेटर आउटकम आए। तो यही हम एक फाइनेंशियल मैनेजर का क्या होता है, काम होता है फाइनेंस को मैनेज करना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिफाइन भी किया है, इट कैन बी डिफाइंड एज अ मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ फंड्स। तो हम कह सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हम अंदर हम मैनेज करते हैं फ्लो ऑफ फंड्स को। फ्लो ऑफ फंड्स का मतलब क्या है, इट कैन बी सेड इनफ्लो ऑफ फंड और आउटफ्लो फंड, मतलब पैसे का अंदर लाना और पैसे का बाहर जाना ऑर्गेनाइजेशन से, उसको अच्छे से मैनेज करना ही हम सीखते हैं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। और एक और वर्ड्स में कुछ वर्ड्स अलग यूज़ करके हमने इसको डिफाइन किया है। इट आल्सो रेफर्स टू द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ मनी। हम मनी का अच्छे से मैनेज करते हैं एफिशिएंट तरीके से और इफेक्टिव तरीके से, इस तरीके से इन सच ए मैनर एज टू कंप्लाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकें, उद्देश्य को क्या कर सकें, पूरा कर सकें। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव हम आज पढ़ते हैं। सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव है हमारा, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड इन द मोस्ट इकोनॉमिक एंड प्रूडेंट मैनर। हमारा जो फंड की जो हम अरेंजमेंट करें वो इस मैनर में करें कि वो इकोनॉमिक मतलब कि बहुत सस्ता हो और प्रूडेंट मतलब अच्छा हो या समझदारी तरीके से हम उसका मैनेज करें। ठीक है, एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ दिस फंड, मतलब जो पैसे हमने इकट्ठे करे हैं इस जो पैसे का एम्प्लॉयमेंट करें मतलब लगाएं इन द मोस्ट ऑप्टिमम वे टू मैक्सिमम, इस तरीके से लगाएं कि जो हमारा मैक्सिमम हो द रिटर्न फॉर द ओनर, मतलब जो पैसे हमने जो बिजनेस में लगाए हैं उससे जो रिटर्न आए, मतलब उससे जो प्रॉफिट आए वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा आए। देखो हम समझ लेते हैं कि देखो फंड की जो अरेंजमेंट होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो 3 तरीके से होती है। एक होती है हमारा इक्विटी से, हम क्या करते हैं फंड को अरेंज करते हैं। इक्विटी आप ओनर का खुद का पैसा होता है। ठीक है, मतलब जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं प्रॉफिट्स पे, उनका होता है। दूसरा होता है आपका प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर इज आल्सो अ मेंबर ऑफ द कंपनी, या कह सकते हैं आप शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी होते हैं, लेकिन इनको क्या जाता है, एक फिक्स रेट पर डिविडेंड जाता है 10%, 5%। तीसरा हम फंड अरेंज कर सकते हैं थ्रू द लोन डिबेंचर, कह सकते हैं आप, जैसे कि 12% हमारा लोन है या फिर हमने कोई डिबेंचर के थ्रू पब्लिक से पैसा लिया है, हम इसे लोन कह सकते हैं। तो इक्विटी शेयर को पैसा जब कब मिलेगा, इक्विटी शेयर आर डिपेंडेंट ऑन द प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तभी इनको पैसा मिलेगा, अदरवाइज पैसा नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर भी जो होता है वो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे देने से पहले इनको पैसा दिया जाता है और इनका जो प्रॉफिट में हिस्सा होता है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। और ये जो आपका डिबेंचर या लोन है ये क्या होता है, चार्ज होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको देना ही पड़ेगा इन्हें पैसे। ठीक है, तो इनको चाहे इनको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, इनको आप जो इन्होंने आपको पैसे दिए हैं उस पर आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है, दीज आर द 3 वेज जहाँ पर हम क्या करेंगे, पैसे को मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसे को अरेंज कर सकते हैं इन 3 तरीकों से। ठीक है, अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हम कौन से तरीके से अरेंजमेंट करें, किससे हमें पैसा रेस करना चाहिए, कंपनी के लिए रेस करना चाहिए, वो हमें क्या करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीखना है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है EBIT EPS एनालिसिस। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं EBIT EPS एनालिसिस। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 2 ऑर्गेनाइजेशन ली है, एक है A लिमिटेड, दूसरी है B लिमिटेड। A लिमिटेड ने अपने 5 लाख की अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ इक्विटी कैपिटल से करी है और B लिमिटेड ने अपने 5 लाख रुपए की अरेंजमेंट
में से 2.5 लाख रुपए जो है वो इक्विटी कैपिटल से करी है, और जो रिमेनिंग 2.5 लाख रुपए है वो उसने डिबेंचर या फिर आप कह सकते हैं लोन से करी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ये सिनेरियो यहाँ तक देखें तो हम कहेंगे ए लिमिटेड इज द बेटर देन द बी लिमिटेड, क्योंकि अब यहाँ पर हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो फंड है, जो 5 लाख रुपए हमने अरेंजमेंट करे हैं वो हमारे अपने हैं, और यहाँ पर जो हमने 5 लाख रुपए अरेंजमेंट करे हैं उसमें से 2.5 लाख रुपए हमारे अपने हैं और 2.5 लाख रुपए हमने उधार लिया है। ऐसा कहा जाता है कि जो उधार अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है तो दैट कंपनी इज़ नॉट अ बेटर कंपनी। अगर हम यहाँ तक का सिनेरियो देखते हैं, हम ये कह सकते हैं अपनी पर्सनल थिंकिंग के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि भाई हमारी जो ए लिमिटेड है वो क्या है, बेटर है बी लिमिटेड से। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और चीज़ें। ठीक है, तो आइए, हमने माना कि यहाँ पर मैंने माना है जो अगर हमारे पास 5 लाख रुपए हैं तो उस पर हम 20% का क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा सकते हैं। चाहे ए लिमिटेड हो चाहे बी लिमिटेड हो, आपने पैसे कहीं से भी अरेंजमेंट करे हो, डज नॉट मैटर। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता कि आपने पैसे कहाँ से अरेंज करे हैं, लेकिन आप जितना आपने अरेंजमेंट करा है उस पर कितना कमा सकते हैं, 20% कमा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है EBIT, PBIT या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है जो आपका रेवेन्यू है, मतलब जो आपने सेल्स कर या फिर आपने सर्विस देकर कमाया है, उस सर्विस या सेल्स में से जो पैसा आया है उस पैसे में से अगर आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उस को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। जो मैंने एज्यूम किया है कि हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड पर कितना मिलेगा, हमें 20% मिलेगा, राइट। EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और PBIT का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो 5 लाख रुपए पे अगर हमें 20% मिलेगा तो कितना मिलेगा, 1 लाख। चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ए लिमिटेड है तो भी और चाहे बी लिमिटेड, क्योंकि हमारी ये अजम्पशन है कि भाई ए लिमिटेड और बी लिमिटेड हो, चाहे अगर उन्होंने 5 लाख रुपए की अरेंजमेंट कर ली तो उन्हें 20% का क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। अब सबसे पहले EBIT में से माइनस होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्योंकि जो प्रॉफिट में से सबसे पहले हम क्या देंगे, अपने चार्जेस देंगे। चार्जेस मतलब जो प्रॉफिट पर डिपेंड नहीं करते, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें देना ही पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो आपको याद हो अभी ए लिमिटेड की बात करूं तो ए लिमिटेड में तो कोई आपका लोन है ही नहीं, तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बी लिमिटेड की बात करूँ तो आपका जो 2.5 लाख रुपए की आपने अरेंजमेंट करी थी 2,50,000 रुपए की, उस पर आपको 9% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप 2.5 लाख का 9% निकालेंगे तो आपका आएगा 22,500 रुपये। ठीक है गाइस, तो आपका जो EBIT आपका आएगा, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा या प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, वो आएगा यहाँ पर 1 लाख रुपये और यहाँ पर आएगा 77,500 रुपये। ठीक है, 77,500। ओके गाइज, अब आपने EBIT और PBIT में से टैक्स देंगे हम गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देने के बाद, तो टैक्स हमने एजम्पशन लिया कि 50% का हमारा क्या है, टैक्स है। तो 50% अगर 1 लाख की आपका अर्निंग बिफोर टैक्स है तो उस पर अगर आप 50% लगाएंगे तो कितना आएगा आपका 50,000 रुपये, और यहाँ पर आपका 77,500 में अगर आप 50% लगाएंगे तो कितना आएगा 38,750 रुपये। ठीक है, तो अब हमने EBIT में से EBIT और या PBT में से माइनस करना है टैक्स, तो हमारा आ जाएगा EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब सारे खर्चे देने के बाद हमारा जो प्रॉफिट बचा है वो किसके लिए बचता है, अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पर हमने 1 लाख में से 50,000 माइनस किया तो कितना बचा, 50,000, और 77,500 में 38,750 माइनस किया तो कितना बचा, 38,750। ठीक है, 50% माइनस कर दिया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं आपके, ए लिमिटेड में है 50,000 और बी लिमिटेड में कितने हैं 25,000। ये कैसे निकाला, क्योंकि हमारा जो इक्विटी कैपिटल की अरेंजमेंट हमने करी थी वो 10 रुपये का एक शेयर था, तो 5 लाख रुपए अगर हमने अरेंजमेंट इस वाले में करी है तो एक हमारे जो शेयर होल्डर हो गए वो कितने हो गए, 50,000। और अगर हमने 2.5 लाख रुपए की अरेंजमेंट 10 रुपये का शेयर के हिसाब से करी तो हमारे शेयर होल्डर कितने हो गए, 25,000। तो मैंने अपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को डिवाइड कर लिया किससे, अपने अर्निंग
आफ्टर टैक्स से। तो डिवाइड करा तो ईपीएस कितना आया 1 रुपये और यहाँ पर कितना आया 1 रुपये 55 पैसे। अगर मैंने ए लिमिटेड में 10 रुपये लगाए तो मतलब एक शेयर अगर मैंने ए लिमिटेड का खरीदा है तो मुझे कितने रुपए मिले होंगे 1 रुपये। अगर मैंने बी लिमिटेड में 10 रुपये लगाया है तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे 1 रुपये 55 पैसे। तो होप सो आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड देखकर जो डिसीजन था वो यहाँ पर आकर चेंज हो गया होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आप कहोगे बी लिमिटेड इज बेटर देन द ए लिमिटेड। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजंस अब समझते हैं हम। देयर आर सो मैनी रीजंस जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। तो स्टार्ट। तो गाइस रीजंस देखते हैं। EPS ऑफ ए लिमिटेड इज लेस देन द बी लिमिटेड। जो आपका अर्निंग पर शेयर है वो ए लिमिटेड का कम है और बी लिमिटेड का ज़्यादा है ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से ये ज़्यादा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रीजंस को पता करना। पहला रीजन है आपका ट्रेंडिंग ऑन इक्विटी। इसका मतलब क्या होता है, ट्रेंडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है? ट्रेंडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है अर्निंग ऑन अदर मनी। मतलब आप जो है दूसरों के पैसे पर भी क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं। मतलब किसी और के पैसे पर कमाना आपका क्या कहलाता है, ट्रेंडिंग ऑन इक्विटी कहलाता है। ओके गाइस, ट्रेंडिंग ऑन इक्विटी का मतलब हो गया दूसरों के पैसे में आप क्या कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो। तो गाइस हम रीजन समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो EPS ऑफ ए लिमिटेड इज लेस देन द बी लिमिटेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। ये कुछ रीजंस हैं जिनके वजह से आपका जो ए लिमिटेड का EPS था, अर्निंग पर शेयर था, वो कम था बी लिमिटेड से। पहला रीजन है ट्रेंडिंग ऑन इक्विटी। इक्विटी में जो ट्रेंड है उसके वजह से ऐसा हो रहा है। इक्विटी में जो ट्रेंड है उसके वजह से क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अर्न ऑन अनदर मनी। मतलब दूसरों के पैसे में हम क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं। यही क्या है, पहला रीज़न है हमारा जो है ए लिमिटेड का जो है वो क्या हो रहा है, EPS जो है वो कम है और बी लिमिटेड का जो है ज़्यादा है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं इट इज़ द फाइनेंशियल प्रोसेस। ये एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोसेस है इन विच डेप्ट प्रोसीड्स गेन। जो डेप्ट मतलब जो उधार है, जो पैसे कमा रहा है, गेन कमा रहा है फॉर द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, वो किसका हो जाता है, शेयर होल्डर का हो जाता है, कंपनी का। कैसे, चलो मैं आपको अपने जो एग्जांपल लिया था उसकी तरफ लेके चलता हूँ। आप देखिए, जो हमने 2.5 लाख रुपए का अरेंजमेंट किया था वो कितने परसेंट पे किया था, 9% पे। और 2.5 लाख रुपए पे हमने कमाया कितना, 20%। तो 2.5 लाख रुपए पे अगर मैं 20% कमाता हूँ, मान लीजिए 2.5 लाख रुपए पे मैं 20% कमाता हूँ, तो कितना कमा रहा हूँ, आपके 2.5 लाख रुपए पे मैं 20% जो कमा रहा हूँ वो कमा रहा हूँ 50,000 रुपये। और 2.5 लाख रुपए पे मैं इंटरेस्ट कितना दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 22,500 रुपये। तो मैंने डिबेंचर के पैसे पे कितना कमाया एक्स्ट्रा, मैंने कमाया आपका 27,500 रुपये मैंने कमाए। ठीक है गाइस, तो जो 27,500 रुपये कमाए वो अल्टीमेटली किसको बिलोंग करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट प्रॉफिट किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। दैट इज द फर्स्ट रीजन बी लिमिटेड का जो EPS है वो ज़्यादा है ए लिमिटेड से। लेट्स गो फॉर द सेकेंड रीजन। दूसरा रीजन है टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग कैसा रीजन है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जो हमने डिबेंचर पर इंटरेस्ट दिया है इज रिगार्डेड एज एन एक्सपेंडिचर, वो खर्चा माना जाता है वाइल कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम। जो आप टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे करने से पहले उस इंटरेस्ट, उस खर्चे को माइनस करके जो अमाउंट आता है उस अमाउंट पर आप क्या करते हैं, टैक्स भरते हैं। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं, अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल पे देखिए, यहाँ पर आपका कोई भी एक्सपेंस नहीं लगा और यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है दैट इज एन एक्सपेंस, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया और जिसकी वजह से आपका जो टैक्स है बी लिमिटेड में कम लगाया है और ए लिमिटेड में
ज़्यादा लगा है। दूसरा रीज़न ये हो गया हमारा जिसके वजह से ए लिमिटेड का ईपीएस क्या है, कम है, और बी लिमिटेड का ईपीएस क्या है, ज़्यादा है। चलो तीसरे रीज़न की तरफ चलते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ईपीएस ऑफ द सच कंपनी, जिस कंपनी का ईपीएस जो होगा बाउंड टू बी मोर, वो ज़्यादा होगा, वेयर द इनकम गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द लेसर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये कहता है कि उस कंपनी का जो ईपीएस होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, जहाँ पर शेयर होल्डर क्या होंगे, कम होंगे। तो आप देखो यहाँ हमारे एग्जाम्पल में हमारा जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर था, ए लिमिटेड में क्या था, 50,000 थे, और बी लिमिटेड में कितने थे, सिर्फ और सिर्फ 25,000। तो तीसरा रीज़न हो गया हमारा ये, क्योंकि यहाँ पर जो हिस्सेदार थे, शेयर होल्डर्स थे, वो क्या थे, कम थे, और यहाँ पर ज़्यादा थे। दीज आर द 3 रीजन्स जिसके वजह से हमारा जो है ईपीआईटी और ईपीएस एनालिसिस जो हमने करी, उसमें हमारा ईपीएस जो है वो क्या है, बी लिमिटेड का ज़्यादा है और ए लिमिटेड का कम है। दीज आर द 3 रीजन जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। फिर चलो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और बताते हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बेटर, कौन सी सिचुएशन बेटर होगी ईपीआईटी ईपीएस एनालिसिस में। क्वेश्चन